सभी को नमस्कार। जय हिंद बच्चों आज की वीडियो में हम करने वाले हैं कक्षा 7 विज्ञान है विषय और अध्याय 8 है इसमें पादप में जनन। इसके हम अभ्यास के प्रश्न उत्तर करेंगे बच्चे, और ये नए सिलेबस के अनुसार करेंगे। तो बच्चों अगर आप चैनल पे नए हैं या चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए बच्चों, क्योंकि ये चैनल आपका है और आपकी तैयारी के लिए है बच्चों। तो चलिए शुरू करते हैं अध्याय के प्रश्न उत्तर। पादप में जनन पाठ है, नए सिलेबस के अनुसार 8वां पाठ है, विज्ञान है, कक्षा 7 है। तो इसमें आपके पास है, सबसे पहले अभ्यास के प्रश्नों में आता है आपके पास खाली स्थान भरिए। तो रिक्त स्थान भरें। पहला है जनक पादप के कायिक भागों से नए पादप के उत्पादन का प्रक्रम खाली स्थान कहलाता है। यानी जनक पादप होता है जिस पादप से कोई नया पौधा बनता है। पादप बोलते हैं बच्चों पौधों को। तो जब पौधे के किसी कायिक अंग का मतलब है जड़ से, तने से, पत्ते से, इनसे कोई भी नया पौधा बनता है तो उसे हम कायिक भाग से बोलते हैं। भी कायिक भाग से नया पादप हुआ तो इस जनन को हम बोलते हैं बच्चों कायिक जनन। तो आपके पास आंसर है, नीचे देखिए, इसका उत्तर है कायिक जनन। तो जब किसी कायिक भाग से नए पादप के उत्पादन होता है, नए पादप नए पौधे का जन्म होता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? कायिक जनन। कायिक जनन कहते हैं बच्चों। ठीक है। फिर उसके बाद है ऐसे पुष्प जिनमें केवल नर और मादा जनन अंग होते हैं। यानी ऐसे पुष्प जिनमें या तो नर जनन होगा या मादा जनन अंग होगा। इन दोनों में से एक होगा, दोनों नहीं होंगे। यानी ऐसे पुष्प जिनमें केवल एक ही जनन अंग होता है, चाहे नर हो चाहे मादा हो, तो उसे हम बोलते हैं एक लिंगी पुष्प। क्या बोलते हैं बच्चों? एक लिंगी पुष्प। फिर सी भाग है पराग कणों का उसी अथवा उसी प्रकार के अन्य पुष्प के परागकोश से वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण का क्रम क्या कहलाता है? यानी जब परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर चले जाएं या किसी और पुष्प के परागकोश से वर्तिकाग्र पर चले जाएं तो उसे हम बोलते हैं बच्चों परागण। क्या बोलते हैं? परागण। परागण वह क्रिया है जब परागकण परागकोश से वर्तिकाग्र पर चले जाएं, चाहे तो उसी सेम फूल के वर्तिकाग्र पर चले जाएं या किसी दूसरे फूल के वर्तिकाग्र पर चले जाएं, तो परागण बोलते हैं। और ये दो प्रकार के होते हैं बच्चों, स्वपरागण और परपरागण। तो आगे पढ़ेंगे इसको। फिर डी में है नर और मादा युग्मक का युग्मन क्या कहलाता है? तो इसे निषेचन कहते हैं बच्चों। निषेचन होता है जब नर युग्मक और मादा युग्मक आपस में मिलके युग्मनज बनाते हैं। ठीक है। फिर है बीज प्रकीर्णन किस किस के द्वारा होता है बच्चों? बीज प्रकीर्णन का मतलब होता है बीज का फैल जाना या एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाना, उसे बीज प्रकीर्णन कहते हैं। और वो किस किस के द्वारा होता है? देखिए बच्चों, वो होता है वायु के द्वारा भी हो सकता है, जल के द्वारा भी और जंतुओं के द्वारा भी। तो ये 3 विधियाँ हैं, इनके द्वारा हो सकता है। फिर प्रश्न नंबर 2 आ जाता है बच्चों लैंगिक जनन की विभिन्न विधियों का वर्णन करें। लैंगिक जनन की विभिन्न विधियों का वर्णन करना है। तो लैंगिक जनन की अलैंगिक जनन की है, ये ध्यान रखना है अपने। अलैंगिक जनन, अलैंगिक जनन वो होता है जिसमें नर या मादा एक ही की आवश्यकता होती है, इसमें दोनों की आवश्यकता नहीं होती बच्चों। तो इसकी मुख्य 4 विधियां हैं। सबसे पहले आता है खंडन विधि। कौन सी विधि? खंडन विधि। तो इस प्रक्रिया में जीव का शरीर 2 भागों में टूट जाता है। यानी इसमें जो जीव होता है ना, वो 2 जीवों में बन जाता है। आगे द्विखंडन बोलते हैं इसे, या 1 से 2 से ज़्यादा में कहेंगे उसे भूखंडन कहेंगे। तो प्रत्येक भाग एक नए जीव का विकास करता है और इस प्रकार 1 से 2 जीवों का निर्माण होता है। ये स्पायरोगायरा है, शैवाल में है, इसमें खंडन विधि से जनन होता है।
ठीक है। खंडन विधि क्या होती है? ऐसी विधि जिसमें जीव का शरीर दो भागों में बंट के दो नए जीवों को उत्पन्न करता है, जैसे स्पायरोगायरा या शैवाल में होता है, और ये वृद्धि करते रहते हैं। ऐसे ही 1 के 2 हो जाते हैं, 2 के 4 हो जाते हैं, 4 के 8 हो जाते हैं, इस तरह से बढ़ते रहते हैं। फिर उसके बाद आता है बीजाणु निर्माण। बीजाणु निर्माण, तो इस विधि में एक बीजाणु बनने के लिए एक जीवाणु जो होता है वो प्रतिकूल परिस्थितियों को झेलने के लिए कठोर सुरक्षात्मक कवच से ढका होता है। तो बीजाणु निर्माण में क्या होता है बच्चों, जो जीवाणु होते हैं ना वो प्रतिकूल यानी मुश्किल घड़ी में उनके चारों तरफ एक सुरक्षात्मक कवच होता है जो उनको बचाता है। और जब अनुकूल परिस्थितियाँ आती हैं, अनुकूल परिस्थितियाँ का मतलब जब अच्छे दिन आते हैं उसके लिए, तो बीजाणु जो है अंकुरित हो जाता है और नए जीव विकसित हो जाते हैं, जैसे मोस या फर्न। मोस या फर्न के जो पौधे होते हैं, जो सूक्ष्म जीव हैं ये, तो ये इसी विधि द्वारा नए जीवों को उत्पन्न करते हैं। फिर आता है मुकुलन। मुकुलन में क्या होता है बच्चों, यीस्ट के मूल जीव से कली बनने से नए जीव का निर्माण होता है। यानी यीस्ट में का जो मूल जीव होता है उसमें एक कली आ जाती है और उस कली से नए जीव का निर्माण होता है। तो पूर्ण आकार में बढ़ने के बाद कली अलग हो जाती है और नया जीव बन जाता है। जैसे यीस्ट कोशिका, जो यीस्ट सूक्ष्म जीव होते हैं उनकी कोशिकाओं में ऐसे ही वृद्धि होती है। यानी एक यीस्ट कोशिका में एक यीस्ट जीव के ऊपर एक कली आ जाएगी, वो कली अलग हो जाएगी और उससे नया यीस्ट बन जाएगा। तो इस तरह से कुछ ही मिनटों में, सेकंडों में ये बहुत ज़्यादा वृद्धि करते हैं बच्चों। फिर आता है कायिक प्रवर्धन। कायिक प्रवर्धन होता है जब किसी पौधे के कायिक भाग जैसे तने से, पत्ती से, जड़ से नए पौधे पैदा करते हैं तो उसे कायिक प्रवर्धन कहते हैं। जैसे आलू के तने से, गन्ने के तने से आलू या गन्ने का तना काट के मिट्टी में दबा देते हैं, उससे नए आलू या नया गन्ना पैदा हो जाता है। गुलाब का तना काट के लगा देते हैं। ब्रायोफिलम, इसका पत्ता जहाँ भी गिर जाता है ना धरती में, तो वहीं पे से पत्तों से ही नए पौधे बन जाते हैं। तो इस तरह से ये कायिक प्रवर्धन बोलते हैं, इन्हें कायिक जनन बोलते हैं। तो ये 4 विधियाँ थी हमारे पास अलैंगिक जनन की बच्चों, तो ये आपने कर लेनी है। फिर उसके बाद आता है प्रश्न नंबर 3, पादपों में लैंगिक जनन प्रक्रम को समझाइए। तो लैंगिक जनन क्या होता है बच्चों? लैंगिक जनन में क्या होता है, सबसे पहले नर और मादा दोनों की आवश्यकता होती है इसमें। लैंगिक जनन में नर और मादा दोनों की आवश्यकता होती है, लेकिन अलैंगिक जनन जो अभी हमने किया था उसमें नर और मादा दोनों में से एक ही की आवश्यकता होती है। ठीक है। फिर यह मुख्य रूप से उच्च पौधों में पाया जाता है जहाँ नर युग्मक और मादा युग्मक मिलकर युग्मनज बनाते हैं। यानी ये ऐसे पौधों में होता है लैंगिक जनन जो उच्च वर्ग में आते हैं, जिनके ऊपर फूल आते हैं और जिनके बीज बनते हैं जिन पौधों में, तो वो सारे लैंगिक जनन से होते हैं बच्चों। ये युग्मनज नए पौधे में विकसित होते हैं और संतान को माता पिता दोनों से गुण विरासत में मिलते हैं। और लैंगिक जनन में माता पिता दोनों प्रजनन प्रक्रिया में के बाद भी जीवित रहते हैं। यानी ऐसा नहीं है कि लैंगिक जनन में जो जिन जीवों से, जिन पौधों से नए पौधे बनते हैं ना, तो वो पौधे भी रहते हैं और नए पौधे भी आ जाते हैं। जैसे आपके पास है, आम का बीज जब लगाएंगे हम, आम की गुठली होती है, आम के बीच में से निकलती है, तो उसको दबाएंगे तो उससे नया आम का पौधा पैदा हो जाता है। ठीक है। तो उसी तरह से ये लैंगिक जनन होता है। यानी जो भी पौधे बीज से बनते हैं ना, तो उन सब में लैंगिक जनन होता है। उनमें फूल आता है, फल आता है, फिर बीज बनते हैं, फिर उन्हीं बीजों से नए पौधे बनते हैं। फिर है लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन में अंतर लिखना है हमने, तो ये कर लेते हैं, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन में अंतर। तो लैंगिक जनन में तो वही आ जाएगा जो हमने ऊपर किया था अभी, जनन जिनमें नर और मादा दोनों की आवश्यकता होती है, लेकिन इसमें दोनों की आवश्यकता नहीं होती। अलैंगिक जनन में दोनों की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है, यहाँ पे नहीं लिखना है, यहाँ पे होती है, बस दोनों में अंतर हो गया एक तो।
ये उच्च पौधों में होते हैं, ऐसे पौधों में होते हैं जो उच्च वर्ग के होते हैं, और ये निम्न वर्ग के लिख दो आप। ठीक है, इसमें नर और मादा युग्मक मिलकर युग्मनज बनाते हैं, और इसमें पादप जो होते हैं नए कायिक भाग से नए पौधे बनाते हैं। कायिक भाग से, जड़ से, तने से, पत्ते से ही नए जब नए पौधे उगाते हैं, ठीक है, या खंडन विधि से भी हो सकते हैं या मुकुलन से भी हो सकते हैं। संतान को माता पिता दोनों के गुण विरासत से मिलते हैं, और संतान को जनक पौधे के गुण विरासत में मिलते हैं। यानी इसमें तो नर और मादा दोनों के गुण मिलेंगे, आगे दोनों में से किसी के भी गुण मिल सकते हैं, लेकिन इसमें तो एक ही होता है, उसी गुण उसमें आ जाते हैं बच्चों। तो इस तरह से ये लैंगिक और अलैंगिक जनन में अंतर है, ये आपने कर लेना है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है आपके पास, पुष्प के फूल के विभिन्न भागों का वर्णन करना है, जनन अंगों का चित्र बनाना है। तो आपने ये चित्र बनाना है फूल का, और इसमें आपने विभिन्न भागों का वर्णन करना है इसके। तो इसमें देखिए आपके पास सबसे पहले क्या आते हैं, ये जो ग्रीन वाला भाग है ना, इसे हम बोलते हैं बाह्य दल। इसे पुष्प आसन या बाह्य दल बोलते हैं। ये हरे रंग का होता है, ये पुष्प की रक्षा करता है। फिर ये पंखुड़ियाँ होती हैं बच्चों, ठीक है, ये आपको रंगीन होती हैं, जो ये पंखुड़ियाँ होती हैं जो कीट पतंगों को अपनी तरफ आकर्षित करती हैं। फिर उसके बाद आता है पुंकेसर। क्या आता है? पुंकेसर। जो इम्पोर्टेंट है वो चीज़ें आपने ज़रूर लिखनी है। तो पहले तो बाह्य दल लिखना है, फिर पंखुड़ी के बारे में लिखना है, फिर पुंकेसर के बारे में। पुंकेसर में 2 तरह के होते हैं। ये पुंकेसर है, परागकोश है इसमें, जहाँ पे पराग होते हैं, और ये तंतु है बच्चों। तो पुंकेसर के 2 भाग हैं, परागकोश और तंतु। परागकोश और तंतु 2 पुंकेसर के भाग हैं। फिर स्त्री केसर आता है। क्या आता है? स्त्री केसर। स्त्री केसर में जो हमारे पास फूल के बीच में होता है ना, जो क्या होता है, जो फूल के बीचों बीच होता है। दूसरा कलर ले लेते हैं, ठीक है, जो बीचों बीच होता है ना, ये इसी में स्त्री केसर के 3 पार्ट होते हैं। सबसे पहले आता है वर्तिकाग्र। कौन सी? वर्तिकाग्र आता है। वर्तिकाग्र का मतलब है वर्तिका का ऊपर वाला भाग, अगला भाग। फिर आता है ये वर्तिका, यहाँ बीच में वर्तिका होती है, और फिर ये बीच में जो है जहाँ बीज होते हैं इसके, ये अंडाशय होता है। तो ये 3 भाग होते हैं स्त्री केसर के, वर्तिका, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। ठीक है, कौन कौन से भाग हैं? वर्तिका है, वर्तिकाग्र है, वर्तिका है और अंडाशय है। तो ये इम्पोर्टेंट है बच्चों। फिर यहाँ पे पराग कण गिरते हैं, यानी पराग कोश से, किससे? पराग कोश से। इस देखिए आप, ये पराग कोश है, ठीक है, यहाँ से पराग कण जाएंगे और वर्तिकाग्र के ऊपर गिर जाएंगे यहाँ पे। तो फिर ये धीरे धीरे नीचे की तरफ जाएंगे और यहाँ पे जाके अंडाशय में चले जाते हैं। ये कहाँ पे जाते हैं? अंडाशय में, और यहीं पे मिलके युग्मनज बनाएंगे और फिर ये बीज का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो ये पुष्प के विभिन्न भाग हैं, ये आपको पता होने चाहिए। ठीक है, ये परागकण हैं, क्या हैं? यहाँ पे परागकण हैं, नई युग्मक है ये वाला, ठीक। फिर ये पराग नली है, जो ये बीच में जा रही है ना नली, पराग नली है। और इसमें जहाँ पे बीज बन रहे हैं इसे बीजांड बोलते हैं बच्चों। और मादा युग्मक बन जाता है इसी में, यहाँ पे जब नर युग्मक और मादा युग्मक आपस में यहीं पे आके मिलते हैं। तो ये आपने इसका चित्र बनाना है। इसको थोड़ा बड़ा करके आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। तो ये आपको दिखाई दे रहा है, तो ये देख लीजिए। तो ये चित्र आपने बनाना है, ठीक है बच्चों। फिर इम्पोर्टेंट चित्र है, ये प्रश्न आता रहता है पेपर में, तो ये आपने बनाना है। फिर उसके बाद है छठा प्रश्न। छठे प्रश्न में कह रहा है ये कि स्वपरागण और परपरागण में अंतर लिखिए। तो स्वपरागण और परपरागण में क्या होता है बच्चों? परागकण जब, देखिए यहाँ पे
दो चित्र दिखाए गए हैं। जब आपके पास, देख लीजिए, बड़ा करके देख लेते हैं अगर ये दिखाई देगा। ठीक है, यहाँ से देखिए आप। तो इसमें देखिए आप, ये हमारे पास क्या होते हैं, पराग कोश हैं। ये क्या हैं, पराग कोश होते हैं। ये पीले पीले से दिख रहे हैं ना आपको, ये सारे पराग कोश हैं। इनके ऊपर पराग कण होते हैं बच्चों। तो जब इनके ऊपर कोई मधुमक्खी वगैरह कीट पतंगे बैठते हैं ना, तो उनके पैरों पे ये लग जाते हैं यहाँ से। तो जब ये उड़ के दूसरे फूल के ऊपर जाके बैठेंगे और यहाँ पे बैठेंगे आके वर्तिकाग्र पर। कहाँ है, ये है वर्तिकाग्र। तो वर्तिकाग्र पर ये जब बैठेगा आके, तो ये जो छोटे छोटे कण होते हैं परागकण, ये इसी के ऊपर वर्तिकाग्र के ऊपर रह जाते हैं। तो इसे हम बोलते हैं पर परागकण, पर परागण। क्या बोलेंगे, पर परागण। जब एक फूल के परागकोश से परागकण दूसरे फूल के वर्तिकाग्र पर जाकर गिरे, तो उसे हम बोलते हैं पर परागण। लेकिन इसके उलट जब ये नीचे देखिए जो चित्र है दूसरा, तो इसमें देखिए ये वाला नीचे चित्र है जो, तो इसमें जब इसी के परागकोश से परागकण इसी फूल के वर्तिकाग्र पर गिर जाते हैं, तो इसे स्वपरागण या सेल्फ पोलिनेशन बोलते हैं। स्वपरागण, स्व का मतलब उसी फूल के परागकण हैं और उसी फूल का, एक ही फूल का परागकण है और एक ही फूल का वर्तिकाग्र है, तो उसे हम बोलते हैं स्वपरागण। ठीक है बच्चों, अब इसको पढ़ लेते हैं। तो ये आपने देखना है, समझना है। तो इसमें देखिए क्या है आपके पास, तो इसमें देखिए आप, इसका आंसर देख लेते हैं अब हम। तो इसमें देखिए स्वपरागण क्या होता है। स्वपरागण में क्या है बच्चों, यदि पुष्प के परागकण उसी पादप के पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिरते हैं तो स्वपरागण कहते हैं। और परपरागण में क्या होता है, यदि पुष्प के परागकण दूसरे पादप के पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिरते हैं तो उसे परपरागण कहते हैं। ठीक है, तो स्वपरागण और परपरागण मत आपको समझ में आया होगा। पर का मतलब दूसरे फूल के ऊपर जाके एक परागकण गिरे तो उसे परपरागण, अगर सेम एक ही फूल पे गिरे तो उसे स्वपरागण कहेंगे। फिर उसके बाद आपके पास है 7वां प्रश्न, निषेचन किसे कहते हैं, निषेचन की प्रक्रिया बतानी है। तो आंसर है, जब परागकण एक ही प्रकार के फूल के वर्तिकाग्र तक पहुंचता है तो निषेचन की क्रिया शुरू होती है। जब परागकण एक ही प्रकार के फूल के वर्तिकाग्र तक पहुंचेगा। ठीक है, तो आगे चित्र है, उसके द्वारा मैं आपको समझा दूंगा, पहले पढ़ लेते हैं। चलो पहले समझ ही लो आप। तो इसमें देखिए चित्र आपको दिखाई दे रहा है, ये बड़ा है, वर्तिकाग्र है। ये हिस्सा क्या है, वर्तिकाग्र है। वर्तिकाग्र के ऊपर ये परागकण आ गए हैं भाई। ये छोटे छोटे ये परागकण किसके द्वारा आ गए, कीट पतंगों के द्वारा आ गए, हवा के द्वारा, किसी भी तरह से ये परागकोश से परागकण यहाँ पहुँच गए हैं वर्तिकाग्र पर। ठीक, अब ये परागकण जो है इसके द्वारा ये धीरे धीरे नर युग्मक होता है, ये यहाँ पे, तो ये नर युग्मक होता है जो परागकण के अंदर से, तो ये धीरे धीरे नीचे की तरफ जाएगा परागनली में। ठीक है, परागनली से रास्ते से ये धीरे धीरे नीचे की तरफ जाएगा, परागनली से होता हुआ ये, और ये पूरा जो होता है अंडाशय होता है बच्चों। ठीक है, और इसके अंदर ये मादा युग्मक होता है अंदर। तो जब ये नर युग्मक जो ऊपर से नीचे आ रहा है, ये धीरे धीरे मादा युग्मक के पास आएगा और ये नर युग्मक और मादा युग्मक आपस में मिलके एक युग्मनज बना देते हैं। और युग्मनज से फिर जो हमारे पास है बीजांड बनता है बच्चों, और फिर ये बीजांड धीरे धीरे बीज में, फल में और फिर बीज में विकसित होते हैं और फिर उन्हीं बीजों से नए पौधे बनते हैं। तो ये हमारे पास है, देख लीजिए। अब इसके बारे में समझ लेते हैं क्या है ऊपर। ठीक है, तो इसमें क्या है, तो ये क्या आएगा, परागकण जो हैं फूल के वर्तिकाग्र पे पहुंच गए तो निषेचन की क्रिया शुरू हो जाएगी और वर्तिकाग्र की परागनली में परागकण आगे बढ़ता है।
परागनली में परागकण आगे बढ़ता है। यह नर युग्मक बीजांड में जाकर अंड कोशिका में मादा युग्मक के साथ निषेचन की क्रिया करता है और इस प्रकार युग्मनज का निर्माण होता है। निषेचन की इस प्रक्रिया के बाद अंडाशय फल में विकसित होता है और बीजांड जो है बीज में विकसित हो जाता है। तो इस प्रकार निषेचन की क्रिया पूर्ण होती है बच्चों। तो नर युग्मक और मादा युग्मक आपस में मिलेंगे, निषेचन की क्रिया होगी तो युग्मनज बनेगा। क्या बनेगा बच्चों? युग्मनज बनेगा। ठीक है, तो जब नर और मादा युग्मक आपस में मिलते हैं तो उसे युग्मनज बनता है। तो इस प्रक्रिया के बाद अंडाशय जो है फल के रूप में विकसित हो जाएगा और बाद में बीज बन जाएंगे और इस प्रकार निषेचन की क्रिया ये पूरी हो जाती है। और आपने ये चित्र भी बना देना है बच्चों। ठीक है, ये चित्र आपने बना लेना है इसका। फिर उसके बाद है आपके पास बीज प्रकीर्णन कैसे होता है। बीज प्रकीर्णन का मतलब होता है बच्चों बीज एक स्थान से दूसरे स्थान पर कैसे पहुंचते हैं, कैसे फैलते हैं। तो बीज प्रकीर्णन जो है हवा के द्वारा भी हो सकता है। जैसे मंदार होता है, मंदार नामक होते हैं, उनके बीज हल्के होते हैं, बालों वाले होते हैं, सूखे होते हैं, छोटे होते हैं, जो हवा द्वारा अलग अलग स्थानों पर पहुंच जाते हैं। तो इसे मंदार या आकड़े का पौधा होता है ना, जो उसके बीज होते हैं इनमें ये हवा के साथ उड़ के एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। दूसरा जानवरों के द्वारा जो कांटेदार बीज होते हैं, जैसे जैंथियम होता है, यूरेना है, इसके फल जो होती हैं राहगीरों और जानवरों के कपड़ों के साथ चिपक जाते हैं या जानवरों की चमड़ी के साथ चिपक जाते हैं। तो इन जानवरों को इन एजेंटों द्वारा विभिन्न स्थानों पर ये ले जाते हैं। ठीक है, तो ये बीज कांटेदार होते हैं, ये या तो इंसान के कपड़ों के साथ चिपक जाते हैं या जानवरों के बालों में चिपक जाते हैं। और जहाँ भी जानवर या कपड़े इनको मनुष्य अपने कपड़ों को झाड़ेगा, इनको झाड़ देगा तो वहीं पे गिर जाएंगे। फिर उसके बाद है हवा के द्वारा भी ये पानी के द्वारा चले जाते हैं। जैसे नारियल के भारी बीज होते हैं तो पानी द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच जाते हैं ये, और जहाँ भी ये गिरेंगे वहीं पे नए पौधे उगाते हैं। फिर बिखर कर कुछ बीज होते हैं फल के फटने पर बिखर जाते हैं, जैसे बालसम और अरंडी हैं। तो इनके बीज क्या होंगे, एकदम से फट जाते हैं और फटने के साथ ही बीज दूर दूर बिखर जाते हैं। तो इस प्रकार से ये बीज एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। फिर उसके बाद है बच्चों क्वेश्चन नंबर 9, इसमें मिलान करना है हमने। क्या करना है? मिलान करना है। तो आपके पास ये दिया गया, जैसे मिलान करना है। मिलान कैसे करना है? जैसे कै भाग है मुकुल, या मुकुल होता है बच्चों किसमें, यीस्ट नामक सूक्ष्म जीव में होता है, मुकुलन द्वारा जनन होता है। आँख किसमें होती है? आलू में भी होती है और गुलाब में भी होती है बच्चों आँख। फिर खंडन विधि किसमें होता है? स्पायरोगायरा में होता है। खंडन किसमें होता है? स्पायरोगायरा में। पंख किसके होते हैं? मैपिल के होते हैं। और बीजाणु जो होते हैं वो डबल रोटी के साथ आ जाएगा। डबल रोटी के ऊपर जो उल्ली लग जाती है, फफूंद बोलते हैं इसे। ठीक है, तो वो होता है। तो मैं आगे दिखा देता हूँ आपको, इनके आंसर हैं ये। ठीक है, तो आपने ये देख लेना है। मुकुल या कली होती है यीस्ट में, आँख आलू और गुलाब में, खंडन जो है स्पायरोगायरा में होता है, पंख मैपिल में होता है, डबल रोटी जो है बीजाणु होती है। ठीक है, डबल रोटी के ऊपर फफूंद आता है जो। फिर 10वां है, जो सही जवाब देने हैं हमने। पादप का जनन भाग होता है फूल। पादप का जनन भाग जो होता है फूल होता है बच्चों। और नर और मादा युग्मक के संलयन की प्रक्रिया को निषेचन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? निषेचन कहते हैं। जब नर और मादा युग्मक आपस में मिलते हैं तो उसे हम निषेचन की क्रिया कहते हैं। फिर उसके बाद गै भाग है। परिपक्व होने पर अंडाशय जो होता है फल में विकसित हो जाता है। अंडाशय किस में विकसित होता है? फल में। और एक बीजाणु उत्पन्न करने वाला पादप जीव कौन सा होता है? वो होता है ब्रेड मोल्ड। कौन सा होता है बच्चों? ब्रेड मोल्ड होता है। ठीक है, फिर उसके बाद है आपके पास ब्रायोफिल्म अपने जिस भाग द्वारा जनन करता है वह है पत्तियाँ। कौन सी हैं? पत्तियाँ हैं बच्चों। तो बच्चों अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो आप साइट पे जा सकते हो। ठीक है, साइट पे जाके brkapoor.blogspot.com पे जाइए, वहाँ पे आपको ये मिल जाएंगे नोट्स।
नए नोट्स हैं 7th क्लास के, सभी अध्यायों के अभ्यास के प्रश्न उत्तर आपको मिल जाएंगे बच्चों। ठीक है, तो फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ। ये देखिए सभी अध्याय हैं, पहला है, दूसरा, तीसरा, सभी अध्याय हैं, जो 13 के 13 पाठ हैं उनके सभी के अभ्यास के प्रश्न आपको मिल जाएंगे इसी चैनल पे। ठीक है बच्चों, फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।